हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर इन्वायरमेंट सेक्शन फॉर द प्रीलिम्स। तो आज की सेशन हमारी टोटली फोकस रहेगी कि प्रीलिम्स के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, स्पेशली अगर इन्वायरमेंट सेक्शन की इस बारे में इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा। तो आज का सेशन पूरा पूरा हमारा फोकस रहेगा कि प्रीलिम्स के लिए कैसे फोकस करना है और बिगनर्स के लिए स्पेशली जो भी नया नया प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक यहाँ पे दी हुई है। सो देखिए इस सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस सेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं इन्वायरमेंट में, स्पेशली मैं बात करूँ इन्वायरमेंट सब्जेक्ट में, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली अगर मैं यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में बात करूँ। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोकस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनकी किस तरीके के क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं। अगर कुछ सालों में, स्पेशली मैं 2012 के बाद में बात करूं, आपको पता होगा 2012 में जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इसके साथ साथ जो सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन है वो साथ साथ होने लगी थी। 2012 से जो ट्रेंड था वो अलग था, और जब से ये साथ साथ होने लगी, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस साथ में होने लगी, इसके बाद हमने देखा कि जो ट्रेंड है या फिर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, अगर प्रीलिम्स में बात करूं, वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली, बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हो चुके हैं। और कई बार तो अराउंड 30 से 40% तक क्वेश्चंस जो होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इन्वायरमेंट होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के ट्रेंड अपना रहा है यूपीएससी। ऐसे तो कोई भी यूपीएससी में ट्रेंड्स आप बता नहीं सकते हैं, लेकिन विल सी कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ये अगर मैं बात करूँ कोई भी स्टूडेंट्स के लिए, उनकी यूपीएससी क्या डिमांड करता है कि यूपीएससी, अगर कोई एस्पिरेंट है वो प्रिपेयर कर रहा है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, देन वील सी कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क फ्रॉम द एनी एस्पिरेंट, और हाउ वी हैव टू प्रिपेयर टू टैकल द गूगलीज दैट यूपीएससी कैन पुट फॉरवर्ड। सो ये सब हम देखेंगे। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट विल सी कि सोर्सेज कैसे कवर करना है, कौन से ऐसे सोर्सेज होने चाहिए, और करंट अफेयर पोर्शन के लिए और जो स्टैटिक और डायनेमिक बोथ पोर्शन के लिए। सो विल डिस्कस दैट बोथ द स्टैटिक, हाउ टू प्रिपेयर बोथ स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक पोर्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। सो विल सी वन बाय वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं बोलूँ, ये पूरा जो इन्वायरमेंट सेक्शन है, ये पहला हमारा जो अभी अभी जो मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ, ये पहला हमारा अभी बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास है, जहाँ पे आई विल लेट यू नो दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इन्वायरमेंट सेक्शन। इसके बाद वन बाय वन विल सी, आई विल टेक क्लासेस। ओके। सो अगर मैं बात करूँ कैटेगराइजेशन ऑफ इन्वायरमेंट सेक्शन की, तो देखिए बेसिकली अगर मैं अगर बोलूँ कि इन्वायरमेंट सेक्शन को आप 5 तरीके में या 6 तरीके में आप कैटेगराइज करते हैं। पहला तो हो गया जैसे इकोसिस्टम और इकोलॉजी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या है इकोसिस्टम, देन विल सी व्हाट इज इकोलॉजी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वायरमेंट, एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इट मेक, लाइक ऑल इकोसिस्टम, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ओके। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, डिफरेंट एक्ट्स, और इसके अंदर जो भी बात की गई है, वेदर में भी हाउ वी हैव टू प्रिजर्व लाइक फ्लोरा एंड फौना। तो ये हम देखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम बेसिकली देखेंगे फ्लोरा एंड नेचुरल वेजिटेशन। स्पेशली अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि किस तरीके के फ्लोरा इंडिया में है, या अगर कैसे वो डिफरेंसेस हैं, लाइक नॉर्थ ईस्ट में किस तरीके के फ्लोरा हैं, हमारे प्लेटू एरियाज़ में किस तरीके के फ्लोरा हैं। इसके बाद हम देखेंगे फौनाज, किस तरीके के फौनाज हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट एक्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके के एक्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, या फिर मैं कोई भी अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर वर्ल्ड फोरम्स के बारे में बात करूं, वो उनके पास किस तरीके के उनकी एक्ट्स है, या फिर जो भी पॉलिसीज़ है कि किस तरीके से फ्लोरा और फौना को कंजर्व करना है, और उनकी जो ग्रोथ धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है उसको सस्टेन करना है, कि उनकी ग्रोथ जो हो, वेदर में भी इट में हैव टू बी इंटैक्ट, और वो ग्रोथ जो हो वो इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है।
इसके बाद हम लास्ट देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज, जो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज के अंदर हम देखेंगे किस तरीके के क्लाइमेट, जो अभी अगर हम रिसेंटली अगर देखें डिफरेंट, अगर देखें हम बुश फायर्स हो रहे हैं, या फिर जो ब्राज़ील में जो फॉरेस्ट फायर था वो क्यों हो रहे हैं, या फिर जो डिफरेंट क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड किस तरीके के क्लाइमेट, अगर मैं बोलूँ पॉलिसीज़ हैं कि क्लाइमेट, अगर मैं बात करूँ कि क्लाइमेट जो भी क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनको रोकने के लिए किस तरीके के पॉलिसीज़ हैं, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं बता दिया आपको कि 6 या 7 कैटेगरी है जिसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर क्लासेस लूँगा। ठीक है, सो देखिए अभी सबसे पहले भी हम देखते हैं कि लास्ट अगर कुछ सालों में, या फिर मैं बोलूँ 2012 के बाद किस तरीके के क्वेश्चंस या फिर ट्रेंड्स हैं। तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखें इन्वायरमेंट सेक्शन से, 2011 में अराउंड 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, फिर 12 में, इसके बाद 12, 13, 17, 10, 18, 11, 13, 11। सो आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली ये जो ग्राफ है ये हमेशा ये इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपको ये देखना है कि इन्वायरमेंट सेक्शन की जो वेटेज है वो हमेशा से ही इंक्रीज हो रही है, और ये आने वाले समय में ये हमेशा से ही अराउंड 30 से 40% के अराउंड जो इन्वायरमेंट सेक्शन होंगे उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये ऐसा एक पोर्शन है जिसको एवरग्रीन माना जाता है, जहाँ पे अगर आप देखें एक डिमांड जो होती है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट है अगर उसने एग्ज़ाम क्रैक किया है तो उस पर सबसे पहले ये डिमांड होता है कि जो इन्वायरमेंट, अगर आपको देखा होगा, आपको अगर मालूम होगा कि जो सबसे पहले अगर सिलेक्शन के बाद सबसे पहले अगर टूर पे लिया जाता है इंडिया टूर में, तो डिफरेंट डिफरेंट आपको एरिया चूज़ करने पड़ते हैं कि आप किस एरिया में जाना जाना पसंद करते हैं। लेकिन जो एरिया जो बेसिकली चूज़ किए जाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट या फिर जोग्राफिकल रीजन्स इस तरीके से चूज़ किए जाते हैं कि आपको कुछ उसमें नया सीखने को मिला। जैसे कि मान लीजिए आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहीं कोई प्लेस ए पे है, वहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, कहीं दूसरे जगह पे प्लेस पे किस तरीके से हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट वहाँ की कैसी है। तो ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस चूज किए जाते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि जो भी इन्वायरमेंट की क्लासेस हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा या फिर पढ़िएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सिनारियोज है जहाँ पे आपका चांसेस ऑफ ग्रोथ, यहाँ पे या फिर चांसेस ऑफ सिलेक्शन, ये टोटली डिपेंडेंट अपॉन इन्वायरमेंट सेक्शन। ये इन्वायरमेंट सेक्शन इज समथिंग विच कैनॉट यू गाइज कैनॉट neglect, otherwise it will be a heavy blow for all of you guys. So that's why I'm saying कि अगर आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, अगर मैं देखो 2012 में, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो था वो इसके बाद क्लासेस जो इन्वायरमेंट की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थी वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगी 2012 के बाद, क्योंकि 2012 में जो था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, उसने उसकी जो, अगर मैं बोलूँ, एग्जामिनेशन साथ साथ होने लगी थी इंडियन सिविल सर्विसेज की। तो इसके साथ जो था उसके चलते नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ इन्वायरमेंट वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं कि क्या यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि अगर कोई स्टूडेंट है या कोई एस्पिरेंट है वो यूपीएससी जिस तरीके के एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस पूछता है तो वो एस्पिरेंट से क्या एक डिमांड करता है। देखिए सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि वेटेज ऑफ इन्वायरमेंट सेक्शन है ना वो 30% या 33% या अराउंड 40% तक ये इंक्रीज हो चुका है जनरल स्टडीज़ पेपर में। तो आप देख सकते हैं कि 40% के अराउंड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें आपको टोटली अगर आपका अगर आपने अगर 40% अगर प्रिपेयर्ड कर लिया तो यानी बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी डिपेंडेंट अपॉन द इन्वायरमेंट सेक्शन। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं कि अगर कोई एस्पिरेंट है वो प्रिपेयर्ड कर रहा है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, तो यूपीएससी डिमांड करता है कि वो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, लाइक क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहे हैं, या फिर उसमें किस तरीके की, अगर सपोज अगर कहीं फ्लड आ गया किसी सिटी में तो फ्लड को कैसे रोकना है, या फिर क्या उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, या फिर वो क्या रीजन्स हो सकते हैं फ्लड्स आया है। तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप पूरे अगर इन्वायरमेंट सेक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज ये रहेगी कम से कम कैसे अगर फ्लड को रोकना है, या फिर कैसे अगर बाई चांस अगर फ्लड आ जा रहा है तो उसको कैसे
उस क्राइसिस से निपटना है। तो ऐसी जो चेंजिंग, ऐसे अंडरस्टैंडिंग है वो यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि एवरी एस्पिरेंट शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस climate change and how the climate change is impacting in and around the locality। तो ये सब ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे एवरी एस्पिरेंट को ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन आपको सिर्फ ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बोलने को ये बोला जा रहा है, आपको कोई स्कॉलर टाइप नॉलेज इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए सपोज एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए पॉपुलेशन राइज हो रहा है, तो पॉपुलेशन के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो लैंड इंक्रोचमेंट की केसेस डे बाय डे बढ़ रही हैं। तो इसमें क्या होगा कि अब मान लीजिए कोई अगर एस्पिरेंट है, उसको उसको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई सेंसिटिव प्लेस है, तो वहाँ पे अगर लैंड इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो उससे क्या हो सकता है कि जो आजू बाजू के जो इन्वायरमेंट है उस पर बहुत ही इम्पैक्ट पड़ेगा, और कहीं ना कहीं इससे फिर नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर बाढ़ हो गया, या फिर लाइक सपोज करिए कि अगर कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे अगर लैंड इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो वहाँ से फिर डिफरेंट हार्मफुल गैसेस निकल सकती हैं। तो ऐसे सिचुएशन के लिए ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं यूपीएससी में, जो अभी आस्क क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो अगर आप ध्यान से देखें, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किसी न किसी न्यूज़पेपर से ही आते हैं। देखिए ये एग्जांपल, ये प्रीलिम्स क्वेश्चन 2020 में ये पूछा गया था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है कि 36% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि CGWA वाज फॉर्म अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए इसका आंसर बी होगा 2, 3। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली जून के महीने में एक आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ था CGWA का, और जिसमें CGWA ने बोला था कि वाटर की जो कंडीशन है, स्पेशली ग्राउंड वाटर की जो कंडीशन है इंडिया में, वो बहुत ही डिट्रिएट हो रही है, और जो कहीं कहीं रीजन में तो वाटर की जो टेबल है वो बहुत ही नीचे तक चली गई है। इसमें CGWA ने इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे सिटीज़ को बताया था कि ये जो कैटेगरी में, डिफरेंट कैटेगरी में उसने रखा था कि ये एरियाज वनरेबल कैटेगरी में है, और इनकी जो वाटर डिप्लेशन की जो रेट है वो कहीं ना कुछ आने वाले सालों में यहाँ पे वाटर ऑलमोस्ट या फिर पूरी तरीके से डिप्लीट हो जाएगी। तो उसमें CGWA ने बोला था कि जैसे कि 2 to 8 BCA यानी कि बिलियन क्यूबिक मीटर जो है, वो एग्रीकल्चर हमारा टोटली वाटर, ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है, जो कि 90% हमारा टोटल हम ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसा CGWA ने बोला था। फिर एक कमेटी बनाई गई थी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, वहाँ पे जैसे कि ये सीज वाटर, ग्राउंड वाटर के लिए, ग्राउंड वाटर में जो जिस तरीके से वाटर की कंडीशन डिप्लीट हो रही है उसको कैसे रोका जा सके। और फिर CGWA ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, ये कि इंडिया जो है ग्राउंड वाटर को बहुत ही मतलब जिस तरीके से यूज़ कर रहा है, 60% इरिगेशन जो हमारा टोटल ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर 85%, ड्रिंकिंग वाटर पर डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से CGWA की ये जो स्टेटमेंट जो है, आपने ये पूरा जो मैंने बोला, ये 2018 की जो एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी CGWA, वो डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन है। तो आपने अगर करंट अफेयर्स में अगर कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा CGWA की कोई अगर रिपोर्ट आई है या कमेटी बनी है, तो आपको अंदर उसमें डीप अंदर जाके आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह की कमेटी है, क्या रिकमेंडेशंस है। तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सब क्वेश्चंस भी वहाँ से आते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ लास्टली कि किस तरीके के सोर्सेज हमारी होनी चाहिए और इन्वायरमेंट प्रिपरेशन के लिए, तो सबसे पहले तो देखिए आप सिलेबस के आप बढ़िया से समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। मैं मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे तो प्रीलिम्स में कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन मेंस में अगर आप देख लें, अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझ लें, तो हाफ ऑफ योर वर्क विल बी डन, ओके। क्योंकि जो मेंस में अगर टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको बाई चांस आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठा लीजिए, आप वहाँ से समझ पाएंगे कि किस तरीके के ट्रेंड है, या फिर कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है, या तो आप इसके बाद अगर अगर मैं कुछ पोर्शंस के बारे में बात करूँ जहाँ से आपको स्टैटिक चीज़ें पढ़नी है, करंट तो आप NCERT, सॉरी, करंट तो आप डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस में अपलोड करूँगा, या फिर जो मैगजीन्स हैं, या फिर
जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। अगर आपको स्टैटिक पोर्शन के बारे में बताऊँ तो आप तो सबसे पहले जो बायोलॉजी जो है एनसीईआरटी क्लास 12th की उसकी लास्ट 4 चैप्टर वो बहुत ही ज़रूरी है आपको, क्योंकि उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी वो एनसीईआरटी बहुत ही लूसिड मैनर में है और आप इजीली उसको ग्रास्प कर पाएंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप या तो इग्नू की इन्वायरमेंट बुकलेट या फिर शंकर आईएएस फेमस हम सबको पता है वो आप बुकलेट पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट की थोड़ी लेंदी है लेकिन उसमें जो इंफॉर्मेशन है बहुत ही मोर देन एडुकेट है, और वो नीड जो अगर आप एक दो बार अच्छे से पढ़ पाएंगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन इजिली टैकल फ्रॉम द प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर। ओके, और अगर मैं बात करूँ स्टैटिक अगर डायनेमिक पोर्शन की, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं इन्वायरमेंट की जो भी न्यूज़ या फिर नया कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा आ रहा है, कमिटीज़ आ रही है, उसके बारे में वो तो कवर कर लूँगा। अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके बाद जो कुछ ऐसे टॉपिक्स इन केस अगर मेरे से छूट जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि योजना, मैगजीन, कुरुक्षेत्र, हिंदू, इन सब में आर्टिकल्स आप जो भी आते हैं आप उसमें से चूज करके उसको पढ़ सकते हैं। और इससे क्या होगा कि बोथ आपका स्टैटिक और डायनामिक पोर्शन ये सब आप प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। सो मैं ऐसा करता हूँ कि ये हमारा जो इंट्रोडक्टरी क्लास है वो आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया होगा, और आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि मैं अगर कोई भी वीडियोस अपलोड करता हूँ बेसिकली इसी में अपलोड करता हूँ। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।